नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे मनुष्य के श्वासोच्छवास की क्रिया देखेंगे। श्वासोच्छवास क्या होता है? वायु का अंदर लेना, फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों से बाहर निकलना। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छवास। तो इसके श्वासोच्छवास के सिर्फ फेफड़ों तक ही है, जो वायु ऑक्सीजन अंदर फेफड़ों तक पहुंच रही है और फेफड़ों से बाहर निकल रही है। हम अंदर की बात नहीं कर रहे कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर जाए। कोशिकाओं के अंदर जाएगी तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? श्वसन की। लेकिन हम अभी सिर्फ श्वासोच्छवास की बात कर रहे हैं, जिसमें वायु मात्र फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है और फेफड़ों से अशुद्ध वायु को बाहर निकाला जाता है। तो ये क्रिया दो चरणों में होती है, एक होता है निःश्वसन और दूसरा होता है विःश्वसन। ओके, तो निःश्वसन मीन्स वायु को फेफड़ों में अंदर की तरफ लेना। ठीक है, वायु फेफड़ों में भरने की क्रिया। जब आप सांस लेते हो, वायु को अंदर लेते हो, तो क्या हो रहा है? फेफड़ों में वायु क्या हो रही है? भरी जा रही है। तो जब आप अंदर की तरफ ले रहे हो तो वो क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन। ओके, तो निःश्वसन क्या होता है? वायु से वायु को क्या है, फेफड़ों में भरने की क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। ओके, इसी का जस्ट अपोजिट विःश्वसन होगा। पहले आप वायु लेते हो और फिर क्या करते हो? फेफड़ों से वायु को बाहर निकालते हो। तो वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की जो क्रिया होगी वो विःश्वसन होगी। मीन्स इसमें वायु क्या हो रही है? अंदर ली जा रही है और इसमें वायु को क्या किया जा रहा है? बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। ओके, पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब अपन दूसरी बात करें। इसमें पसलियां आगे व स्टर्नम नीचे झुक जाता है। ठीक है, पसलियां तो आप लोग जानते ही क्या होता है। स्टर्नम जो होता है, हमारी जो पसलियां हैं, मतलब हमारे पेट के बीच में मध्य में स्टर्नम एक मतलब समतल हड्डी पाई जाती है। कौन सी हड्डी पाई जाती है? समतल हड्डी। उस हड्डी जो होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं, समतल हड्डी को। वो क्या होती है? नीचे की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप सांस लोगे तो वायु कहाँ जा रही है? अंदर। तो वायु जब अंदर जाएगी तो पसलियां क्या होती हैं? आगे की तरफ बढ़ती है। सांस लेके आप देखेंगे तो आप क्या होता है, आपका जो चेस्ट होता है वो बाहर की तरफ आता है। तो ये जो होती है पसलियां तो आगे बढ़ी, तो क्या होता है? स्टर्नम जो आपके पेट के पास में जो समतल हड्डी है वो कहाँ झुक जाएगी? नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? स्टर्नम तो नीचे झुक जाता है और पसलियां क्या होती हैं? आगे बढ़ जाती हैं। इसी के विपरीत होता है उल्टा निःश्वसन में। अब जब आप वायु छोड़ते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो अंदर की ओर है ना, तो पसलियां भी कहाँ जाती हैं? अंदर की ओर। ठीक है, तो इसमें पसलियां कहाँ जाती हैं? अंदर की ओर। वह स्टर्नम यहाँ पर झुक रहा था, वो जो समतल हड्डी थी वो कहाँ जा रही थी? नीचे की ओर झुक रही थी। अब ये वापस से ऊपर की ओर उठ जाती है। ओके, तो जस्ट अपोजिट हो गया। पसलियां जब हम सांस छोड़ते हैं तो कहाँ जाती है? अंदर की ओर। और बाहर लेते हैं तो कहाँ जाती है? मतलब पसलियां जब हम सांस लेंगे तो बाहर बढ़ आएंगी और जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टर्नम झुक रहा है तो यहाँ पर स्टर्नम क्या हो जाता है? उठ जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, इस समय डायफ्राम की पेशियां संकुचित व उदर की पेशियां शिथिल हो जाती है। उदर मीन्स होता है हमारा पेट, और डायफ्राम जो होता है ये एक प्रकार की पेशी होती है जो हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, और हमारी जो उदर यानी हमारा जो पेट होता है उनके बीच में पेशियां पाई जाती है जिन्हें हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की पेशियां होती हैं। तो डायफ्राम की जो पेशियां होती है वो तो संकुचित होती हैं। संकुचित मीन्स सिकुड़ना। ठीक है, तो ये तो संकुचित हो जाती हैं। और उदर की जो पेशियां होती है वो शिथिल हो जाती है। मीन्स अभी वो बिल्कुल कोई वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल शिथिल है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जो डायफ्राम की पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है। यहाँ पर तो वो संकुचित हो रही थी और जो संकुचित हो रही थी वो अब क्या हो गई? शिथिल, यानी उन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया। और जो उदर की पेशियां यानी हमारी जो पेट की पेशियां होती है वो संकुचित होने लगती है। जो वहाँ शिथिल थी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी। लास्ट हमारा पॉइंट है वक्षीय गुहा, यानी हमारी जो चेस्ट है वो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आप सांस लोगे, अंदर की तरफ वायु को पहुंचाओगे तो आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब आप वायु छोड़ते हो तो आयतन क्या होता है? वक्षीय गुहिका का घट जाता है। तो इस तरह से हमारा ये अंतर पूछा जाए तो आप अंतर लिख देंगे। श्वासोच्छवास कितने प्रकार का पूछा जाए तो आप निःश्वसन लिख के डैश लगा के लिखते जाइएगा और निःश्वसन को डैश लगा के पूरा ये चीज लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर बताइए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, या आपसी और अनाक्षी श्वसन में अंतर बताइए। तो आपको यही लिखना है। ओके।
ओके, चलिए देखते हैं आपसी श्वसन, नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं, ऐसा श्वसन जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस श्वसन को हम आपसी श्वसन कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है किसकी का यूज कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन का। चलिए देखिए अपन, मैं आपको पहले भी श्वसन में ये एग्जांपल दे चुकी हूँ। प्रकाश संश्लेषण का अपोजिट होता है श्वसन, और इसमें ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की क्रिया मैंने किससे कराई, ऑक्सीजन से, ठीक है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज पहुंचता है पचने के बाद, और हम सांस लेते हैं, उसके द्वारा कोशिकाओं में क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये जो 6 कार्बन है और उनके साथ में ये जो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, 6CO2 का। ये 6C और 6 क्या है, O2, तो 6 क्या है, O2। ये जो 6 है वो दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो 6 ये चीज हो गई और ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहे हैं, हाइड्रोजन 12 बच रहे हैं और ऑक्सीजन 6 बच रहे हैं। तो शुरू में हमने 6 लिख दिया, हाइड्रोजन के H2 लिख दिया, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन कितनी है, 6। तो आपको रिएक्शन बैलेंस दिख रही है। अब ये जो अभिक्रिया होती है अधिकांश जीवों में होती है, और अधिकांश जीवों में ये अभिक्रिया होने के साथ साथ कितने अणु एटीपी के मुक्त होते हैं, 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ओके, यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। इतना वर्क हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। ओके, हम जानते हैं हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज जो होता है पेट्रोल का कार्य करता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा, जिसे हम शरीर से रिमूव कर देते हैं। इसकी तो आवश्यकता है नहीं, जल भी जितना हमको आवश्यक होता है उतना हम ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ में जो ये ऊर्जा मिल रही है, इसके फलस्वरूप ही हम कोई वर्क कर पाते हैं। ओके, यही एनर्जी होती है जिसके फलस्वरूप हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। आपने अगर ये रिएक्शन समझ ली ना, तो आपको अंतर आप खुद ही लिख पाएंगे, ठीक है। तो अपन देखें, ये रिएक्शन हो गई होगी, ग्लूकोज या भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करता है, मुक्त करता है। मैंने जो आपको प्रकाश संश्लेषण समझाया था उसी की जस्ट अपोजिट रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी है। जो चीज उधर लिखी थी वो यहाँ पर, और जो चीज यहाँ लिखी थी वो यहाँ पर। अब यहाँ का देखें अनाक्सी श्वसन की अभिक्रिया। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, हम अनाक्सी नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ देखिए मैंने ग्लूकोज तो लिया, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन जुड़ रही है क्या, नहीं जुड़ रही। तो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। और ये बहुत ही कम ऐसे जीव होते हैं जो इस प्रकार का श्वसन करते हैं। हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कम % ऐसे जीव मिलेंगे जो कि अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप जीवित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C6H12O6 है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने, 6, यहाँ पर कितने हैं, 4 तो यहाँ पर, और 2 अपने कहाँ पर है, यहाँ। तो 2 दूनी 4 और 2 6, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। यानी एक तो ये अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, और ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बीच में प्लस लग रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो कुछ जीव होते हैं अनाक्सी श्वसन जो करते हैं, तो अब ये जो 6 कार्बन है, 6 में से 4 कार्बन तो मैंने यहाँ ले लिए, 2 दूनी 4 और 2 कार्बन यहाँ, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, ये 5 है, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन ये, और 2 हाइड्रोजन, 2 शुरू में लगा है तो सबके लिए है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो कितने हो गए, 10 और 2 कितने हो गए अपने, 12, तो अपने हाइड्रोजन यूज हो गए। अब बात किसकी करें, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपने पास में कितनी है, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कितनी है, 2, और 2 दूनी 4 और 2 कितनी हो गई, 6, तो ये हो गया। तो बैलेंस हो रहा है। लेकिन अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप आप देख रहे हैं किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी बन रही है, लेकिन वहां जैसे जल निकल रहा था, यहाँ पर जल नहीं निकलेगा, यहाँ पर किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का। लेकिन इसमें जो आपको ऊर्जा मिल रही है, वहां पर आप देख रहे थे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही थी, यहाँ मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, और हमको 2 ATP अणु ही मिल पाएंगे। यानी एनर्जी लेवल बहुत कम होता है इसमें अनाक्सी श्वसन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती।
ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अंतर बताती हूँ कि किस तरह से आप लिखेंगे। देखिए, चलिए, सबसे पहला अंतर है ऑक्सीडेशन में आप डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम ऑक्सीशोषण कहते हैं। दिख ही रहा है आपको, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीशोषण, और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम बोलते हैं अनऑक्सीशोषण। ओके, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, इसमें भोजन का पूर्ण तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है। ये भोजन है, ग्लूकोज क्या है, भोजन। तो इसमें जो भोजन होता है ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कोई भी चीज शेष नहीं रहती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो इसमें भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीकरण किस तरह से होगा, तो उसमें आप लिखेंगे उसमें भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता। तो दूसरी चीज समझ में आ गई, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसमें तो ऑक्सीजन है लेकिन वहां आपको कहाँ दिख रही है, वहां तो सिर्फ भोजन में है जो भी ऑक्सीजन है, तो उसमें वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं होता, जबकि ऑक्सीशोषण में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। तो पहली चीज समझ में आ गई, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उधर नहीं होती है। यहाँ पर हम देखें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीकरण हो ही नहीं पाता। तीसरी चीज, इसमें अंतिम उत्पाद देखिए आप क्या बन रहे हैं, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद के रूप में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, CO2 तथा जल मुक्त होता है। ओके, और उसमें आप लिखेंगे इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा आपको, अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कोहल तथा CO2, यानी इसमें आपका मिलेगा अंतिम उत्पाद एल्कोहल और CO2। दिख ही रहा है, एरो के उधर की चीजें देखनी है कि एरो के उधर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है एल्कोहल और CO2 और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, CO2 और जल। ओके, तो ये चीज भी, तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब चौथा है ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वहां मात्र 21 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन अधिकांश जीव ग्रहण करते हैं, ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते। इनफैक्ट जो प्लांट्स भी होते हैं वो भी रात के टाइम पे ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, रात के टाइम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, वो श्वसन ही करते हैं, इसीलिए वो भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं रात के टाइम पे, सिर्फ एक पीपल का जो पेड़ होता है उसे छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अधिकांश जीवों में ये प्रक्रिया पाई जाती है ऑक्सीशोषण की, जबकि अनाक्सीशोषण करने वाले हमारे पृथ्वी पर बहुत कम जीव हैं। ठीक है, और इस क्रिया के फलस्वरूप 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और उस क्रिया के फलस्वरूप मात्र 2 ATP अणु ही मुक्त होते हैं। तो आपको ये अंतर समझ में आ गए होंगे। आई होप अब आप इसे अच्छे से लिख लें।